गुज़श्ता चंद रोज में मुल्क की सियासत में ड्रामाई तब्दीलियां रौनुमा हुई। जुडिशल कमीशन के हालिया इजलास में हुकूमत ने अपनी अक्सरियत साबित करते हुए अपनी मर्जी का आईनी बेंच तश्कील देने में कामयाबी हासिल की। यूं कहा जा सकता है कि हुकूमत ने अदलिया में अपने पंजे गाड़ने में कामयाबी हासिल की। आईनी बेंच के सरबराह बनने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान अदालती फैसला साजी में अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। तमाम ऐसे मामला जो हुकूमत के लिए खतरा हो सकते हैं आईनी बेंच को जा चुके हैं। आपकी 8 जो है कानून साजियां हुई, इन सब को मुकम्मल करवाकर चंद हलकों ने अपनी ताकत को बढ़ाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी बड़े दिलचस्प अंदाज में अदालती मामलात को लेकर चल रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले जुडिशल कमीशन का वो पहले ही से हिस्सा थे, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सिर्फ इस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा है जो ये तयन करेगी कि कौन सा केस आईनी बेंच को रेफर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं द वाइट मैनिफेस्टो। गुज़श्ता चंद रोज में मुल्क की सियासत में ड्रामाई तब्दीलियां रौनुमा हुई जिन्होंने आने वाली पॉलिसीज की भी तयन कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आईनी बेंच बन गया और ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि सीनियरिटी पे चीफ जस्टिस के बाद चौथे नंबर पे मौजूदा जज को अदालत उज़्मा का ताकतवर तरीन जज बना दिया गया। बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच बन चुका है, जिसमें पंजाब से जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली आईनी बेंच का हिस्सा है। जुडिशल कमीशन के हालिया इजलास में हुकूमत ने अपनी अक्सरियत साबित करते हुए अपनी मर्जी का आईनी बेंच तश्कील देने में कामयाबी हासिल की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और अपोजिशन बेंचेस से उमर अयूब और शिब्बी फराज अकलियत में चले गए। यूं कहा जा सकता है कि हुकूमत ने अदलिया में अपने पंजे गाड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। यही वजह है कि आईनी बेंच की तश्कील में इसे 7 अरकान की हमायत से कामयाबी मिली। आईनी बेंच के सरबराह बनने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान अदालती फैसला साजी में अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि वो नए कानून के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का रुकन बनने के साथ साथ केसेस के आईनी पहलू का जायजा लेने वाली कमेटी का भी हिस्सा बन चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले जुडिशल कमीशन का वो पहले ही से हिस्सा थे, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सिर्फ इस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा है जो ये तयन करेगी कि कौन सा केस आईनी बेंच को रेफर किया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन इस कमेटी में भी फैसला साजी का किरदार अदा करेंगे, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने का इख्तियार रखती है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस अमीनुद्दीन का वोट अहमियत का हामिल होगा। इन तमाम अहम ओहदों के साथ वो आईनी बेंच की सरबराह भी होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी बड़े दिलचस्प अंदाज में अदालती मामलात को लेकर चल रहे हैं। एक जानिब वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ खड़े नजर आते हैं और अकलियत में चले जाते हैं, और दूसरी जानिब वो आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट में लगाने के मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले का साथ नहीं देते। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में इंकशाफ होता है कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की अक्सरियती जजेस ने फुल कोर्ट बिठाने का फैसला सुनाया, मगर कमेटी के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। ये सूरत हाल बता रही है कि अदलिया में अहम इशूज पर इख्तिलाफ राय पाया जाता है। सिर्फ यही नहीं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद दुगनी करने का कानून भी मंजूर करवा दिया। यह कानून एक ऐसे वक्त में मंजूर हुआ है जब जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है और इसमें हुकूमत अपनी अक्सरियत साबित कर चुकी है। इस अक्सरियत के साथ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी मर्जी के जजेस का तकर्रुर करने जा रही है। यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की तकर्रुर के बाद हुकूमत की अदलिया को अपनी गिरफ्त में लेने की ख्वाहिश तकरीबन पूरी हो चुकी है। तमाम ऐसे मामला जो हुकूमत के लिए खतरा हो सकते हैं आईनी बेंच को जा चुके हैं, जिसे हुकूमत ने अपनी मर्जी से तश्कील दिया, और हुकूमत जिन जज साहिबान को अपने लिए खतरा समझती थी वो फैसला साजी में अकलियत में है। ऐसे में हुकूमत पर एतमाद नजर आती है कि जिस मामले को वो 25 अक्टूबर के बाद खतरा समझती थी वो टल चुका है। एक ऐसे आईनी बेंच की तश्कील जिसमें अरकान ने मनचाहा फैसला करवाकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की सूबाई और कौमी असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक
اکثریتی فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے، جو مستقبل میں مزید قانونی ترامیم کے لیے حکمران اتحاد کی ایوان میں 2/3 اکثریت بحال ہو جائے گی۔ آئین کی بنیاد کو تباہ کرنے سے غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوں گی، جو کہ پہلے بھی ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب سروسز چیف کی مدت ملازمت کے معاملے نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ آئندہ کئی برسوں پالیسی کا تسلسل جاری رہے گا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد جنرل سید عاصم منیر بغیر توسیع لیے نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے، اور حکومت نے اگر توسیع دینے کا فیصلہ کیا تو وہ نومبر 2032 تک آرمی چیف رہ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور خبر بھی دیتے ہیں کہ وہ حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت انہی ججز اور فوجی افسران کی مدت ملازمت میں توسیع صرف اس وجہ سے کرنا چاہتی تھی کہ اس سے پینشن کی بوجھ میں کمی ہوگی۔ اس حکومت نے نہ صرف بہت سی نئی ججز بھرتی کرنے کی منظوری لے لی ہے، بلکہ ان کی سہولت اور تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کا ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے، جبکہ جوڈیشل الاؤنس 4,28,000 سے بڑھا کر 11,68,000 روپے کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ میں 1,93,000 کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 11,61,000 ہو گئی۔ اس طرح گزشتہ سال جولائی میں وفاقی حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ میں 2,04,000 روپے کا اضافہ کیا تھا، جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 12,29,000 ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں میں 20% اضافے سے متعلق آرڈیننس پر دستخط بھی اس وقت کے قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے کیے تھے، اور آج بھی سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہیں قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے بڑھائی ہیں۔ یہ ہے صورتحال اور آئینی بحران۔ اب اس کے بعد یہ بحران جو ہے یہ چند حلقوں کو مضبوط کرتا ہے، اور باقی اس میں عوام کی فلاح تو آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ اب اس معاملے کو کون بہتر کرنے میں وقت لگائے گا اور کون اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا معاملہ آپ کے حل میں ہے نہیں۔ آپ کی 8 جو ہے قانون سازیاں ہوئیں، ان سب کو مکمل کروا کر چند حلقوں نے اپنی طاقت کو بڑھانا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ خان صاحب اور عوام، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن خان صاحب کو، جو اس وقت کی اپوزیشن جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ خان صاحب کی تصویر پر، خان صاحب کے نشان پر اور خان صاحب کے نام پر جیتی ہے، وہ خان صاحب کو باہر نہیں لانا چاہتے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں، عوام کے ہاتھ میں۔ پریکٹس اور پروسیجر بل انہوں نے کروا لیا ہے، اگلی ترمیمیں جو ہیں وہ عوام کش ترامیم ہوں گی، اور وہ آتی رہی تو آپ یہ سمجھیں کہ عوامی حق آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔